ऑफिसर, जो भ्रष्ट नेता, जो लोगों जो अमीर जादों से पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है। चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारा मांगों को पूरा किया जाए। एक आंदोलन दिल्ली में हुआ जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खा गया। एक आंदोलन झारखंड के रांची में चल रहा है। दोनों में कुछ समानताएं हैं। दिल्ली में भी छात्र आंदोलन कर रहे थे, रांची में भी छात्र ही हैं जो सरकार से लोहा ले रहे हैं। दिल्ली में भी पेपर लीक का ही मामला था, रांची में भी पेपर लीक ही पूरे विवाद की जड़ है। दिल्ली में सरकार ने महीने भर छात्रों को नहीं सुना। संसद मार्च से एक दिन पहले पुलिस के जरिए बातचीत की पेशकश की। रांची में भी विधानसभा के घेराव के एक दिन पहले हेमंत सरकार की नींद टूटी। कुछ अधिकारियों को छात्रों के बीच आज दूत बनाकर भेजा, बातचीत के लिए प्रयास शुरू किए। 12 दिन से तपती धूप और बरसते पानी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तब पूरी हेमंत सोरेन सरकार मौन व्रत पर थी। 12 दिन बाद बात करने की याद आई है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में महीने भर के ताज़ा आंदोलन के बावजूद रांची में पढ़ने लिखने वाले बच्चे धरने पर बैठने को मजबूर हुए, आखिर क्यों? जेपीएससी पर वो कौन से सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब इस्तीफे, एफआईआर, गिरफ्तारी, इन सब के बाद भी मिल नहीं पा रहे। बात इन्हीं सवालों पर आज करेंगे। इसके बाद बात मार्क ज़करबर्ग की भी होगी। उनकी माफ़ी में कौन सा पेच है, पूरा विवाद बताएंगे आपको। और दिन भर की जो खबरें थी उन पर भी नज़र डालेंगे, उनकी भी बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। झारखंड में 19 अप्रैल को 14वीं सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ। कुल 103 पदों के लिए भर्ती होनी थी। 2 जुलाई को रिजल्ट आया। मेंस के लिए 2204 अभ्यर्थियों को चुना गया। मेंस की डेट थी 18 से 20 जुलाई। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, विवाद शुरू हो गया। पेपर लीक के आरोप लगने लगे। लेकिन जेपीएससी की समस्या पेपर लीक से ज़्यादा ओएमआर शीट लीक बन गई। रिजल्ट के बाद एक ओएमआर शीट वायरल हुई। कथित तौर पर इसी परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी की ये ओएमआर शीट थी जो रहने वाला दूसरे राज्य का था। दावा यह है कि उसने पेपर 1 में केवल करीब 48 सवालों के जवाब दिए थे। बावजूद इसके वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर गया, जबकि कट ऑफ ही 144 था। यहाँ से गड़बड़ी का एक सिरा मिलना शुरू हुआ और फिर पूरा जेपीएससी सवालों के घेरे में आना शुरू हो गया। इसी तरह के आरोप बैकलॉग भर्ती परीक्षा में भी लगे। दावा किया गया कि यहाँ भी एक अभ्यर्थी ने बहुत कम सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। ये सब तो खैर गड़बड़ियाँ थीं जिन्होंने बड़ा खेल शुरू किया। ये सोच कर किया गया होगा कि पकड़े तो नहीं ही जाएंगे। लेकिन जेपीएससी के गणमान्य अधिकारियों ने रिजल्ट में जो बेसिक नियम कानून होते हैं, जो कायदे होते हैं, वो तक फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझा। जैसे ही रिजल्ट आया, छात्रों ने सब गलतियाँ पकड़नी शुरू की। आपत्तियाँ आने लगी। पहली आपत्ति, मेरिट लिस्ट में आयोग के संवैधानिक सदस्यों के साइन होते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के इस एग्ज़ाम की ये मेरिट लिस्ट बिना साइन ही जारी कर दी गई। दूसरी आपत्ति, जेपीएससी ने रिजल्ट जारी करते समय कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी ही नहीं किए। कैंडिडेट्स लगातार इसकी मांग कर रहे थे। विवाद हुआ तो मेंस का पेपर रद्द कर दिया गया। एफआईआर भी हो चुकी है और जेपीएससी में गड़बड़ियों की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। लेकिन छात्रों का गुस्सा इतने से शांत नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए, उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है। स्टूडेंट्स आरोप लगातार लगा रहे हैं कि जेपीएससी के पेपर लीक किए गए हैं और सीटें बेची गई हैं, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। रांची के इस आंदोलन की शुरुआत 25 जुलाई से हुई। शुरुआत झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने की। 25 जुलाई को महतो रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने बैठ गए। शुरुआत में कुछ 100 लोग जुटे, लेकिन जो दिल्ली में हुआ कुछ वैसा ही रांची में भी दिखा। धीरे धीरे सोशल मीडिया में रील और वीडियो वायरल हुए और फिर छात्रों का समर्थन और भीड़ बढ़ने लगी। अब रांची से जो तस्वीरें सामने आती हैं उनमें छात्रों का हुजूम नजर आ रहा है। जेपीएससी के साथ साथ अब छात्र जेएसएससी के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। मोरहाबादी के फुटबॉल स्टेडियम में डूरंड कप मैच चल रहा था। मैच के चलते जिला प्रशासन ने 26 जुलाई को धरना स्थल बदल दिया। तो अब ये आंदोलन अटल स्मृति वेंडर मार्केट के नज़दीक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर चल रहा है। ये स्टूडेंट्स वाला जो मंच है, यहाँ पर भारी बारिश में भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे। मंच पर यहाँ 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पर। इसके अलावा आप देखेंगे
बड़ी संख्या में लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। ये पूरा ग्राउंड है जो भरा रहता है। इस स्टूडेंट्स के जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते रहते हैं और ग्राउंड ये भरा रहता है। मैं आपको इधर भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा हेमराज को आगे आएँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर इस वक्त बारिश से बचने के लिए खड़े हुए हैं। बहुत तेज बारिश है और टेंट की क्षमता इतनी नहीं है कि यहाँ पर लोग जितने स्टूडेंट्स सारे अंदर आ सके, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बाहर भी नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सबके हाथ में छाते हैं, रेनकोट है। इससे पहले जब मार्च हुआ था उसमें भी स्टूडेंट्स ऐसे ही भीगते हुए या छाता पहने हुए या रेनकोट लिए हुए सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। आज सरकार की ओर से यहाँ पर 2 अधिकारी आए थे, जो रांची के एसडीएम हैं और एसडीओ हैं, वो आए थे और मिलने यहाँ पर आश्वासन देने आए थे। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि आपसे नहीं, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, मंत्री हैं, उनमें से कोई आए और उनसे बात होगी और बात यहीं पर बैठकर होगी। हम नहीं जाएंगे उनके दफ्तर में उनसे बात करने। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता बाबूलाल मरांडी, जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक भी आए और सब जाकर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो मिल रहे थे उनसे, स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स से मिल रहे थे। जो लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे उनसे वो मिले। इसके अलावा हमने देखा कि टाइगर जयराम महतो कल आए। तो यहाँ पर जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 2 मंच हैं, एक पॉलिटिकल मंच है और दूसरा स्टूडेंट्स का मंच है। दोनों मंचों पर लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। वैसे तो रांची के आंदोलन को दिल्ली से प्रेरित कई लोग बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली और रांची में कुछ फर्क भी है। रांची में आंदोलन 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ छात्र नेताओं का आंदोलन है, दूसरी तरफ राजनीतिक नेताओं का। रांची में प्रदर्शन की अगुवाई छात्रों की एक कोर कमेटी कर रही है। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की कमान तो छात्रों के हाथ में ही रहेगी। छात्रों ने अपना अलग मंच बनाया है। छात्रों ने एक कोर कमेटी भी बनाई है। कमेटी की ओर से रविंद्र पासवान और पीयूष सिंह प्रेस से लगातार मुखातिब हो रहे हैं। दूसरी तरफ है JLKM, इनको लीड कर रहे हैं देवेंद्र महतो। इनका अलग मंच है। महतो 2 अगस्त को अनशन पर बैठ गए, यहाँ तक कि उन्होंने पानी तक छोड़ दिया। आज सुबह सोनम वांगचुक ने उन्हें वीडियो कॉल किया, उनके कहने पर महतो ने पानी पिया। इसके साथ ही महेंद्र मंडल भी अनशन पर हैं। शुरुआत में छात्र और JLKM के कार्यकर्ता साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बाद में मतभेद की खबरें आई। नेता लोग छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक मकसद के लिए कर रहे हैं, ऐसे मतभेद हुए। ये हमेशा से ही क्लियर था। छात्रों के लिए छात्र ही लड़ेंगे, छात्र ही बात करेंगे। हम छात्रों को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो। छात्रों के हक के लिए छात्र ही मांग करेंगे और राजनीति का अखाड़ा छात्रों को नहीं बनने देंगे। पूर्व में भी ऐसी कई बार हो चुकी है कि जब जब छात्रों का आंदोलन हुआ है, लोगों ने उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया है और छात्रों को कुछ नहीं मिला है। इस बार छात्रों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि छात्र ही छात्रों की बात करेंगे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैंड में नहीं खेलने वाले। JLKM की बात करें तो मोर्चे की अगुवाई जयराम महतो करते हैं। जयराम झारखंड के डुमरी से विधायक हैं। अपने इलाके में लोग उनके प्रशंसक उन्हें टाइगर महतो के नाम से बुलाते हैं। JLKM ने कल विधानसभा का घेराव करने का कॉल दिया था। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च का ऐलान किया है। आज जयराम महतो प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने लल्लन टॉप से कहा कि वो छात्रों की मांग के साथ हैं, अलग से मार्च नहीं होगा। जब छात्र मार्च निकालेंगे तब ही JLKM भी उस मार्च में शामिल होगा। छात्र जैसा कहेंगे, मैंने छात्रों से पहले ही कहा है और छात्रों ने भी कहा है कि जो राजनीतिक दल है, हालांकि हमारा दल को तो उन्हें राजनीतिक दल अभी नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मानते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हाँ, अगर वो जैसा कहेंगे, उनका कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से हमें सपोर्ट करें। सही बात है, होना भी चाहिए। झंडा बैनर क्यों हो? जब छात्रों का आंदोलन है तो किसी पार्टी का झंडा बैनर क्यों हो? किसी पार्टी के नेता का पार्टी के साथ संबंध क्यों हो? उसे एक विधायक के तौर पे और सांसद के तौर पर ही मंच पे आना चाहिए। तो बिल्कुल मैं उनके हर एक बात से सहमत हूँ। वो जैसे घोषणा करेंगे और हम भी उनके समर्थन में, नैतिक समर्थन में, उनके प्रत्यक्ष समर्थन में, अप्रत्यक्ष समर्थन में, जैसा वो चाहेंगे हम लोग भी घोषणा कर देंगे। तो मंच अलग अलग है, लेकिन मांग एक सुर में निकल रही है। पहली मांग 14वीं JPSC परीक्षा यानी इस बार वाला एग्ज़ाम आयोजित करने वाली कंपनी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं सब रद्द की जाएं। TDPL को ब्लैकलिस्ट किया जाए। TCS जैसी कंपनियों को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी जाए ताकि स्टूडेंट्स का विश्वास बहाल रहे।
दूसरी मांग, पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को 3 महीने में न्याय मिलेगा। तीसरी मांग, जेपीएससी और जेएसएससी के सभी करप्ट पदाधिकारियों को हटाया जाए, होने वाली परीक्षाओं के लिए इन पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए जिनका बीते 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा हो, ऐसे ही पदाधिकारी परीक्षा कराएं। तो ये 3 मांग स्पष्ट हैं, लेकिन टीडीपीएल के बारे में कुछ बातें हैं जो सामने रखी जानी ज़रूरी है। लखनऊ की इस कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर हैरान आप ये जानकर होंगे कि मई 2025 में जेएसएससी ने ही इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, समझौते की शर्तें पूरी न करने के आरोप में। लेकिन 1 महीने बाद इसी एजेंसी को फिर से परीक्षा कराने का काम दे दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। इसलिए अब छात्र पूछ रहे हैं कि जिस कंपनी पर पहले ही एक्शन हो चुका है, उसे झारखंड की सबसे अहम में से एक भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दोबारा कैसे दे दी गई। जांच में एक और चीज खुली। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, कहती है कि 2026 की जनवरी में जेपीएससी चेयरपर्सन को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी थी कर्नाटक के एक शख्स की और दावा किया गया कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी एफआरओ और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट माने एसीएफ की भर्ती परीक्षाओं की करीब 500 ओएमआर शीट्स में गड़बड़ी हुई है। शिकायत में टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी समेत 2 अन्य लोगों के नाम भी लिखे गए थे। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या तत्कालीन चेयरपर्सन एल खयांगते को इन कथित गड़बड़ियों की जानकारी थी, तो एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसे सिविल सर्विसेज का पेपर क्यों कराने दिया गया? खयांगते ने तो इस्तीफा दे दिया है। सीआईडी ने 4 दिन में 32 घंटे उनसे पूछताछ भी कर डाली, लेकिन छात्रों का जो समय बर्बाद हो रहा है, उनका जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, सवाल उसका है। उस समय का मोल इस्तीफे से तो चुकाया नहीं जा सकता। सीआईडी की जांच में टीडीपीएल के साथ जेपीएससी के अधिकारी भी हैं। दोनों की भूमिकाओं की जांच हो रही है। सीआईडी ने 22 जुलाई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की। बीएनएस की उन धाराओं को लगाया गया जो आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई हैं। इसी दिन सीआईडी ने जेपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता को भी गिरफ्तार किया और टीडीपीएल के दोनों डायरेक्टर रामवीर सिंह और अभय तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया। कंपनी के 2 और कर्मचारियों को भी पकड़ा गया है। वैसे देश के बाकी राज्यों को जेपीएससी का विवाद पहली बार इतना बड़ा होता दिख रहा होगा, पर उसका इतिहास ही रेड फ्लैग्स से भरा पड़ा है। झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी की लगभग हर बड़ी सिविल सेवा परीक्षा किसी न किसी विवाद में घिरी। पहली और दूसरी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विवाद हो गया था। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी सीबीआई जांच आज भी चल रही है। पहली परीक्षा की टॉपर लिस्ट में थी शालिनी विजय। पिछले साल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी थी उनकी। पेशी से कुछ दिन पहले कोच्चि में अपने घर में अपनी मां और भाई के साथ उनकी लाश मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना। भर्ती प्रक्रिया भी कई साल धीमी रही। रघुवर दास सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में जेपीएससी की एक भी सिविल सेवा परीक्षा नहीं कराई गई। 2019 में हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद नियमित भर्तियों का वादा हुआ। लंबित भर्तियां पूरी करने के लिए 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ कराई गई। इसके बाद 11वीं से 13वीं भर्ती परीक्षा भी एक साथ। लेकिन इन परीक्षाओं में भी विवाद खत्म नहीं हुए। रिजल्ट जारी करने में देरी, मूल्यांकन पर सवाल, हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जैसी समस्याएं सामने आईं। कई बार अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किए। आज आंदोलन का 12वां दिन है। अब तक हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बातचीत की कोई पेशकश नहीं की गई थी। सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। दिल्ली के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी खुलकर आए। छात्रों की मांगों के लिए संसद जाम कर दी, लेकिन अब तक कांग्रेस रांची के छात्रों का समर्थन करने नहीं पहुंची है। ये खबर जरूर आई कि कांग्रेस सोरेन सरकार के रवैये से खुश नहीं है और आज कांग्रेस के एक डेलीगेशन की सोरेन के साथ मीटिंग भी थी। आज ही सोरेन का इस मसले पर पहला बयान आया। बोले कि छात्रों के लिए तो सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और आज ही सरकार के नुमाइंदों को बातचीत के लिए धरना स्थल भी भेजा गया। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग
अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। छात्रों के प्रदर्शन की बात हो रही है तो आपको पंजाब भी लेकर चलते हैं। वहां फार्मेसी की परीक्षा को लेकर बवाल चल रहा है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी सरकार के विरोध में कांग्रेस की NSUI और RSS से जुड़े छात्र संघ ABVP दोनों ने प्रदर्शन किया। दोनों गुट विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। वाटर कैनन चले, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर दिल्ली से भी आई। राहुल गांधी आज देश भर के उन तमाम प्रदर्शनकारियों को लेकर आ गए जो या तो वायरल हुए थे या घायल हुए थे। मुंबई में पुलिस की गाड़ी रोकने की तस्वीर आपको याद ही होगी। रिया अहीर ने आज राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। तो बड़ी खबर में आज इतना ही। अब बारी है सुर्खियों की। माँ से मेटा, माँ से मोदी और माँ से ही मार्क, माँ से माफ़ी और माँ से ही मटिया मेट भी। मेन बात यह है कि ज़करबर्ग ने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगी है फेसबुक से PM मोदी का वीडियो हटाने पर और फेसबुक इंस्टा पर फैले डीप फेक कंटेंट और बाल यौन शोषण से रिलेटेड कूड़ा कंटेंट पर। बीते दिनों PM मोदी का एजेंसी से बात करता वीडियो फेसबुक से हट गया था, कुछ घंटे में लौट आया। इस सवाल के साथ कि हटा ही क्यों था साहब? सवाल के बाद मेटा दरोगा मंगनी राम की गति पा चुका था। कहते मिला कि भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर। पर बात छोटी नहीं थी। किसी देश के प्रधानमंत्री की उस समय के सबसे ज़रूरी, संवेदनशील और पॉलिटिकली चार्ज्ड मुद्दे पर कही गई बात को कैसे हटाया जा सकता है? गलती हुई या जानबूझकर, यह मसला आता है IT मिनिस्ट्री के अंडर। उसकी संसद में बनी स्थायी कमेटी ने ज़करबर्ग को अल्टीमेटम दिया। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कैमरों पर कहा 3 दिन के भीतर अगर ज़करबर्ग ने माफ़ी नहीं मांगी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया गया कि IT एक्ट के तहत मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा वापस ली जा सकती है। ज़करबर्ग के खिलाफ एक पब्लिशर के तौर पर कार्रवाई भी हो सकती है। मेटा के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ अधिकारियों की मीटिंग हुई। हालांकि बैठक का मकसद केवल PM का पोस्ट ही नहीं था, ये भी समझना था कि मेटा भारतीय कानूनों का कितना पालन कर रहा है, कितना नहीं। पूछा गया कि VIP अकाउंट्स की सुरक्षा के लिए बनाए गए उसके सेफ गार्ड्स क्यों फेल हुए। सवाल व्हाट्सएप यूज़र नेम पॉलिसी और इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण कंटेंट दिखाने को भी पूछे गए। मीटिंग में मेटा को इत्तला कर दिया गया कि वो खुद को इंटरमीडियरी न समझे, वे इसकी परिभाषा के तहत नहीं आते। यानी मेटा चुनता है कि कंटेंट किसे मिलेगा, लिहाजा IT एक्ट के तहत उन पर सेफ हार्बर लागू नहीं होता। सेफ हार्बर यानी एक कानूनी प्रावधान, ये टेक कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की तरफ से डाले जाने वाले कंटेंट के लिए कानूनी जिम्मेदारी से छूट देता है। सूत्रों के मुताबिक ज़करबर्ग ने यह भी माना कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया था। इसके लिए मार्क ने माफ़ी मांगी, गलती पर अफसोस जताया, कहा कि वो फेल हुए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।